वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे जनूबी एशिया में तेज़ी से बदलती हुई सियासी और जियोपॉलिटिकल मंजरनामे पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में एक अहम खिताब किया है जिसमें उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि दोनों ममालिक के दरमियान माजी की 4 जंगों में अरबों डॉलर जो हैं वो झोंके गए, जो ये वही वसाइल हैं जो अवाम की फलाह और उन पर जो है वो लगने चाहिए थे। इधर तज्ज़ियाकार खदशे का इजहार कर रहे हैं कि भारत एक बार फिर अक्टूबर या नवंबर में 7 मई जैसी किसी मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर दोबारा ऐसी कोई कोशिश की गई तो इसका जवाब पहले से भी ज़्यादा सख्त और भरपूर होगा। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई मुआहदे के बाद हिंदुस्तान को ये भी अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लेना चाहिए कि इस बार पाकिस्तान पर हमला सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं समझा जाएगा बल्कि सऊदी अरेबिया पर भी ये हमला तस्वुर होगा। आज एक सख्त पैगाम अफ़गानिस्तान को भी दिया गया है और वो फेडरल मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का जो पैगाम है उसमें उनका कहना है कि अफ़गान सरजमीन से होने वाला कोई भी दहशतगर्द हमला सऊदी अरब पर भी हमला समझा जाएगा। इसी दौरान अमरीकी सदर का एक जो है बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट जो है वो सामने आया जिसमें सदर ट्रंप ने अफ़गानिस्तान को बगराम एयरबेस वापस ना करने की सूरत में संगीन नताइज की वार्निंग भी दी है। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि क्या खित्ते में कोई नया गठजोड़ बन रहा है और क्या हम किसी नई सर्द जंग या जंग के माहौल की तरफ तो नहीं बढ़ने जा रहे। इन तमाम सवाल के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ फौजिया यज़दानी साहिबा मौजूद हैं, आप पॉलिसी एडवाइज़र हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर मौजूद हैं और हमें फॉर्मर एम्बेसडर शाहिद कियानी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेडीज़ फर्स्ट, आई बिगिन विद फौजी साहिबा। फौजी साहिबा, क्या आपको लगता है अगर बगराम से शुरू किया जाए तो वाई इज़ द यूएस सो एडमेंट कि बगराम जो है वो वापस मिलनी चाहिए? ये एक ऐसा मौजू है जिस पर ड्यूरिंग हिज इलेक्शन कैंपेन प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े जो है वो इस पे बहुत जो है वो स्ट्रांगली फील करते थे और उस वक्त भी कहते थे कि ये हमें वापस लेनी चाहिए, हमें देनी ही नहीं चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। थैंक यू मारिया। मेरे ख्याल में ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो थोड़ा सा हमें इसको ब्रॉडर व्यू के साथ देखना जरूरी है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे वो ये कहते रहे, मगर उनकी फिर बहुत सी, अगर हम देखें तो एज अ सियासी लीडर उनकी बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जिनको फिर वो बैक एंड फोर्थ उसके ऊपर करते हैं। बागराम का वापस लेना, इट्स नॉट ओनली मेरे, अगर मैं इसको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो सिर्फ ये नहीं है कि आप बेस को वापस ले रहे हैं। आई वुड टेक इट एज अ डिफेक्टो इन्वेजन, क्योंकि आप वापस अंदर जाना चाह रहे हैं और आप कह रहे थे कि अमेरिका मजीद जंगों का हिस्सा नहीं बनेगा। फिर इट्स नॉट ओनली अ बेस, इसके सियासी रिपोकशंस भी हैं, इसके सिक्योरिटी और डिफेंस रिपोकशंस भी हैं, लॉजिस्टिक्स है, इंटेल शेयरिंग है, और आप एक हब बनाते हैं। दूसरा ये भी है इसको देखना कि बगराम जोग्राफिकली कहाँ पर प्लेस्ड है। बगराम जहाँ पर प्लेस्ड है वो चाइनीज न्यूक्लियर साइट्स वहाँ से क्लोजर ऑफ में आ जाती हैं, तो एक वो भी इशू है। मगर उसके साथ ये भी देखना होगा कि अफगान तालिबान जो इस वक्त इंटरनल उनकी इंस्टेबिलिटी चल रही है हर तरह की, जिसके रिपोर्केशंस हम साइडवेज देख रहे हैं, ईरान भी भुगत रहा है, हम भी भुगत रहे हैं, हमारे पास दहशतगर्दी भी आ रही है। तो जब ये एक और कम्प्लेक्सिटी की लेयर ऐड होगी तो ये और कितनी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो है, अगर इस यहाँ से चाइना को अमेरिका देखना चाह रहा है तो पाकिस्तान चाइनीज रिलेशनशिप भी हैं, तो हमें अपने सिफारती, दिफाई और जो सियासी सोच है उस वक्त इसको मेजोरिटी का थोड़ा सा हमें मुजाहरा करना पड़ेगा, हमें खामोशी से देखना पड़ेगा ये कहाँ जा रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू काइंड ऑफ यूएस, जो अभी ट्रम्प साहब की स्टेटमेंट हम सब ने लाइव भी देखी है, that is little too much I would say, but then again evolving situation है, तो I'll stop there. And then again it's President Trump, he blows hot, he blows cold. तो देखना है, ये भी आगे इसको जाके एनालिसिस करेंगे कि कितना जो है इसको वेटेज देना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ चलती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, आप इसको किस तरह एनालाइज कर रहे हैं जो ये इतनी शिद्दत से बगराम को वापस लेने की बातें हो रही हैं? गो के ये लाइक आई सेड इलेक्शन कैंपेन में भी बहुत दफ़ा उन्होंने की ट्रंप ने, और उसके बाद मार्च अप्रैल से जो है ये खबरें आ रही थी कि वो कोशिश कर रहे हैं और उसमें शिद्दत आ रही है। बट व्हाई डू यू थिंक, क्या इसके पीछे मोहरक़ात आप क्या देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग्राम एयरबेस की एक तो लोकेशन आपको पता है, और दूसरी जी बात यह कि दुनिया में जो पावर बैलेंस जो शिफ्ट हो रहा है उसमें अमेरिकन और मार्को रूबियो खुद कहते हैं कि ये दुनिया कोई यूनिपोलर तो नहीं, मल्टीपोलर हो गई है। उसमें चाइना भी आ गया, रशिया भी आ गया, और अभी रिसेंटली एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट भी दरमियान में आया है, जिससे यूएस की अनरिलायबिलिटी जो है वो बड़ी उभर के सामने आ गई है। अब चाइना, चूंकि पाकिस्तान इंडिया का जब क्लैश हुआ था तो चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। अब वो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपैरिजन पे आ गई है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी से। तो उसके ऊपर अमेरिकन को फिक्र शुरू हो गई है कि जी हम तैयारे जो बना रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का तो बहुत सारा बजट जो है वो डिफेंस बजट से चलता है ना, तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का सुपीरियरिटी में जाएगी तो फिर नेचुरली लोगों की डिपेंडेंस F-35 और बाकी टेक्नोलॉजी पे ग्रेजुअली कम होगी। अब चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस खत्ते में उभर रहा है, और आपको पता है चाइना अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए आगे चल रहा है। चाइना वो नहीं करता कि मेरी बात मानो नहीं तो मैं गन का गोला मारूंगा। तो अब यहाँ पे जो इस वक्त जो चीज है उसमें ट्रंप ने अपनी इलेक्शन वादे में तो कहा था, लेकिन उसके बाद फिर उसने उसका इतना वेसिफोरसली जिक्र नहीं किया जिस तरह अभी उन्होंने, और वो भी किया जाके उन्होंने लंदन में जहाँ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो बगराम का एयरबेस जो है वो सिर्फ चाइना के हवाले से नहीं, क्योंकि हम जब ये कहते हैं ना कि चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटीज वहां से 1 घंटे के फासले पे है, तो भाई जब बगराम एयरबेस अमेरिका लेगा तो चाइना सोता तो नहीं रहेगा ना। और चाइनीज टेक्नोलॉजी आपने देख ली, वो क्या करेंगे, वो भी अपने जो गार्ड्स है और अपने जो सर्विलेंस है और अपने जो इलेक्ट्रॉनिक और अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्विलेंस जो है और आपका एरियल रडार सिस्टम जो है सर्विलेंस है, उसको बढ़ाएंगे। असल में जो उनका मकसद है वो तो चाइनीज तो मकसद है ही, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, अफगानिस्तान इटसेल्फ वो मॉनिटर करना चाहते हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक का चक्कर है। जिस तरह पाकिस्तान में जब शमसी एयरबेस उन्होंने लिया था तो वो क्या करते थे, रशिया के लिए वो इस्तेमाल, अपना शमसी कह रहा हूँ सॉरी, पेशावर में बड़ा बेर जब उन्होंने लिया था तो वो क्या था, वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होता था। तो जब भी वो किसी बेस पे आते हैं उसको मिलिट्री, अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अपनी जो सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, इंटेलिजेंस कलेक्शन कैपेबिलिटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उस मौके के ऊपर जब दुनिया में नई अलायंसेस बन रही हैं, और खास तौर पे ये जिक्र हो रहा है, जैसे ब्रिक्स में जिक्र हुआ कि हम अपनी जो करेंसी है उसको लेके चलेंगे, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रंप साहब ये समझते हैं कि उन्होंने अब चाइना का मुकाबला करना है, चाइना को कंट्रोल करना है। इंडिया के बारे में पहले कह चुके हैं, और जिस तरह इंडिया के साथ उनकी टैरिफ कर भी, जो उन्होंने चाबहार के ऊपर जो वेवर था उसको उन्होंने विड्रॉ किया है। तो अब अपना इंडिया जो वहाँ पे वो एक शायद बचती हो एक जो टर्मिनल को डेवलप कर रहा था, उसकी बिल्कुल प्रोग्रेस होगी। तो इस खित्ते में ऐसी तमाम चीजों को काउंटर चेक करने के लिए जो चाइना से या चाइना की अलायंसेस से एस्टेब्लिश होंगी या ओरिजिनेट होंगी। अब अफगानिस्तान एक इंटरिम गवर्नमेंट है वहां पे, वो बेस दे ना दे उनकी मर्जी है ना, आप उनके ऊपर जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि बेस दो नहीं तो मार देंगे तुम्हें। तो मतलब ये चीजें टेंशन को जन्म देती हैं। अगर ये वॉर्स की, तो वो ट्रम्प साहब का जो ओरिजिनल वादा है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मैंने 7 जगह रुकवाई नो न्यू वॉर्स, बिल्कुल उसी की तरफ मैं जाना है आगे। मैं जरा शाहिद साहब को गुफ्तगू में शामिल करूं। शाहिद साहब, इस जो बात अभी हो रही थी, एक तो आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे मोरक्कात क्या है, और दूसरा हाउ सीरियसली शुड वी टेक प्रेसिडेंट ट्रम्प्स ये जो ट्रूथ सोशल पे उनका जो बयान आया है कि अगर नहीं वापस दिया गया तो समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। सो हाउ सीरियसली शुड वी टेक इट, कंसिडरिंग वही जो हम उनकी पर्सनैलिटी की भी बात कर रहे थे, पल में तोला पल में माशा, क्या आप देखते हैं? पहले तो है कि मिस यजदानी और ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की है उसमें बहुत वजन है। ये जो जगह बगराम जो बेस है, इसकी जियो पोलिटिकल लोकेशन देखें कहाँ पर है, देखो चाइनीज बॉर्डर के नज़दीक है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिस पर अफगानिस्तान आप देखें, अब अफगानिस्तान बेशक तालिबान हुकूमत है या किस किस्म की भी है, उसको वो बहुत सेंसिटिव है, उनकी चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत करीब हैं। अभी आप देखें कि वज़ीर ख़ारजा चाइना के अब यहाँ होकर भी गए हैं अफगानिस्तान में, तो वो समझते हैं, समझदार रहते हैं कि ये बेस उनको नहीं दी जा सकती। देखें, आप याद करें कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौजें निकाली, जब निकली थी, वो खुद कहते थे ये बहुत बड़ी गलती थी प्रेसिडेंट बाइडेन की यहाँ पर फौजें रखनी। जब वो ये कहते हैं तो दोबारा फौजें नहीं ले जा सकते ना, अगर बेस लेंगे तो फिर फौजों को लेके जाएंगे, जिसे कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड। ये तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर वो लेना चाहते हैं इसको तो निगोशिएट करें उनके साथ, लीज पर लें उनसे। अगर वो अफगानिस्तान की हुकूमत मान जाती है, मेरी ओपिनियन है कि वो नहीं मानेगी, ये मैं बता दूं आपको,
किसी सूरत भी नहीं मानेगी, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिकल लोकेशन में चीन उनके नज़दीक है, जिनके साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, वो चाइना को खफा नहीं करना चाहते, और अमेरिका ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, लेना चाहता है तो वो लीज पे ले रहे जो है, जो है, क्योंकि अगर ये नज़र रखने के लिए है, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ठीक बता रहे थे कि ये जो हमारा U2 में जो 1960 में जो जहाज़ गया अपना बड़ा बड़ा बेस से गया, उसने ताल्लुकात ख़राब किए, अफगानिस्तान से भी किए, ऊपर से गुजर के गया, और फिर रूस से भी किए। तो ये चीज़ दोबारा अफगानिस्तान को पता है, इन लोगों को पता है कि भाई ये चीज़ की इजाज़त नहीं की सकती। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ये भी नहीं बता रहे कि भाई क्यों लेना चाहते हैं। देखिए ना, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्या आप लेना चाहते हैं? जब फौजें आपने निकाल ली, आप क्या लेना चाहते हैं वहाँ से? और सीधी सी बात है, ये बेस जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। हाँ, मैं बिहाइंड द सीन्स निगोशिएट हो सकती हैं, मैं राइट उसका कह नहीं सकता, लेकिन मेरी ओपिनियन ये है कि तालिबान की हुकूमत ये बेस नहीं देगी। ठीक है फौजी साहिबा मैं जी जी एक जी लाइन प्लीज ऐड जो कैनी साहब बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त। मैं सिर्फ उसी बात को मैं आगे जो बढ़ाना चाह रही हूँ, जो हम पहले हम मेरे ख्याल हम तीनों एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इटसेल्फ बहुत क्यूरेटेड और केयरफुल रिस्पॉन्स और स्टैंड की जरूरत है, क्योंकि पावर बैलेंसिंग जो पूरे रीजन में हो बिल्कुल रही है उसमें अब हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हम पाकिस्तान चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ईरान के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान को हम भुगत रहे हैं, इंडिया भी है। सो आवर स्टांस विल एक्चुअली can dictate and influence many a things. तो it's not about only जो कैन साहब ने भी फरमाया कि बड़ा बेर इंसिडेंट वो हमारे लिए एक लर्निंग ग्राउंड है फ्रॉम आवर एयर कॉरिडोर्स टू बेसिस। सो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान जो है उसको डिप्लोमेटिक प्रोएस अपनी दोबारा दिखाने की ज्यादा जरूरत है। अच्छा डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स दिखाने की ज़रूरत है, बट हैविंग सेड दैट जो भी क्यानी साहब बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली ज़बरदस्ती जो है वो नहीं की जा सकती, एंड इट्स अ सॉवरन कंट्री, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। एंड नाउ आई अगेन रेफर टू हिज ट्वीट, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। शुड वी जस्ट टेक दिस एज वन ऑफ दोज ट्वीट्स जो ट्रंप करते हैं और उसके बाद फिर वो भूल जाते हैं, या यू थिंक इसको देखना चाहिए और इसको मतलब खैर है तो इज द लीडर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड एंड लीडर ऑफ द सुपर पावर, तो लेकिन कितना इसको वेटेज हमें देना चाहिए? मेरे ख्याल में अगर आप मेरे से पूछें, आई एम सॉरी मैं दोनों जेंटलमैन से कि मैं पहले ले रही हूँ, इसको उतनी ही वेटेज देनी चाहिए जितनी ज़बान इस्तेमाल की गई। मगर हमने ये भी देखा है कि अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो डिप्लोमेटिकली इतने एट टाइम्स सेवी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह की हमने लैंग्वेज टिकटॉक वाले इशू में चाइना के साथ देखी, एंड देन यू सीन नाउ 3-4 months डाउन द रोड थिंग्स आर गोइंग अदरवाइज। So it's not that simple. It's both complex और complicated. तो इसको मेरे ख्याल अभी तक उतना ही हम रखें कि ये सोशल मीडिया का मुंह भरने के लिए शायद बहुत मुनासिब है, बट अदरवाइज शायद ऐसा ना हो। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूंगी, कितनी वेटेज आप देते हैं या देनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? वेटेज तो आपको देनी पड़ेगी, इसलिए कि अमेरिका बड़ी पावर है, लेकिन उस वेटेज को आपको कंपेयर करना पड़ेगा अफगानों की भी जो इंसिस्टेंस है, जो उनका स्टांस है। अब चाइना जो है वो दो जगह पे बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, एक एमक माइंस पे कर रहा है और एक वो जो अमूर रिवर दरिया में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए कर रहे हैं। तो चाइना नेचुरली उनके पीछे खड़ा हुआ है। अब एम्फेसिस तो अमेरिकन का रहेगा, लेकिन खाली बेस तो लेने का मकसद नहीं है ना, जमीन का टुकड़ा लेके क्या करेंगे, फिर उसके बाद इंडक्शन ऑफ फोर्सेस होनी है। तो इस पे बेसिकली तो नेगोशिएशन चलने चाहिए कि जी अब अमेरिकन चाहते हैं क्या है, बेस के साथ कौन सा स्क्वाड्रन प्लेस करना है, कौन से इक्विपमेंट लेके आना है, और साफ जाहिर है जो भी वो इक्विपमेंट लेके आएंगे वो तो अफगानिस्तान को भी मॉनिटर करेगा। तो मेरा ख्याल जिस वक्त तक इसके बाकी अब आगे के खद्दो खाल सामने नहीं आते, उनका ये कहना क्या करेंगे, वो हमला करेंगे। उससे पहले हमला तो उन्होंने ईरान की भी न्यूक्लियर साइट पे किया था, वो बस्टर बंकर बम गिराया था, तो क्या हुआ था। तो कहने की बात यह है कि सिर्फ बम गिराने से तो बेस नहीं दिया जाता, उस तरह तो फिर एक और नई जंग का आगाज होएगा। तो जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं, तो फिर अमन का नोबेल प्राइज किधर जाएगा? वो तो एक जंग शुरू करवा देंगे ना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फोर्सफुली करेंगे तो अफगान रिटेलिएट करेंगे। अब नेगोशिएशन के जरिए क्या चीजें तय होती हैं, ये तो पाकिस्तान की मर्जी नहीं है, तो अफगानिस्तान की मर्जी पे, उनकी पॉलिसी पे, उनकी सोच पे और उनकी कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन बगराम एयरबेस में अमेरिकन का दोबारा आना इस खित्ते के लिए कंड्यूसिव नहीं है। इसके अंदर एक और नई कन्फ्रंटेशन का आगाज हो जाएगा, जो बुनियादी तौर पे
चाइनीज और चाइनीज का जो ब्लॉक है सही। और रीजनल जो ब्लॉक है और जो अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिकन के ऊपर से लोगों का बिल्कुल एतबार उठ गया है। अगर वो कोई बात कहेंगे भी तो वो दुनिया मानेगी नहीं उनकी बात। ये जो दोहा का अटैक हुआ है उसके बाद अच्छा, अब लेकिन आगे क्या इसमें ब्रिगेडियर साहब क्विकली फिर शाहिद साहब की तरफ भी जाऊंगी। मुझे अब जो खदशा आ रहा है वो ये ना हो कि हम फिर से कहीं सैंडविच हो जाएं बीच में, दो ब्लॉक्स के बीच में जो ये बैलेंसिंग हमें करनी है, कहीं हम दोबारा से सैंडविच बीच में ना हो जाए। डू यू सी दैट हैपनिंग? आपको इस चीज़ का खदशा है या आप समझते हैं कि जिस तरह अभी कहा जाता है कि जी हमने एक दोस्त को राजी करने के लिए दूसरे को नाराज नहीं करना, क्या हम उस मोटो पे अमर पैरा रह पाएंगे? Is जी, it for Kyani sir? मैं ब्रिगेड साहब से पूछ रही थी, ब्रिगेड साहब, देन आई विल गो ऑफ टू कैन साहब, अगर आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें। जी कैन साहब, आई जी, थिंक मुझे कह रहे हैं जी कैन साहब, इफ यू लाइक टू जी रिस्पॉन्ड जी टू दिस। जी मुझे कह रहे हैं, मुझे जी समझ जी नहीं आ कैन रहा। साहब, मैं ये पूछ रही थी कि पहले हाँ तो जी, मैं जी पहले तो ये कि क्या आपको एक और कॉन्फ्लिक्ट इन दी ऑफिंग लगता है? आपको लगता है कि एक और इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा? और जिस तरह आप सब कह रहे हैं और हमने सुना भी है ट्रंप साहब को, वो कहते हैं जी मैं तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म कराऊंगा, नो न्यू वॉर्स, दैट वाज पार्ट ऑफ हिज मैनिफेस्टो। हैविंग सेड दैट, ये और उसके बाद फिर पाकिस्तान बीच में कहाँ खड़ा होगा? हाउ विल वी बैलेंस दिस? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि देखें, बड़ी मुश्किल से ये जंग जो थी, जो फौजें थी अफगानिस्तान में, वो गई, हमें उसका भी फ़ायदा कोई नहीं हुआ। अब आप देखें हालात कि अफगानिस्तानी गवर्नमेंट, जो तालिबान गवर्नमेंट है, वो इतनी रिजिड है कि वो किसी, आज ही मैं पढ़ रहा था, इम्तियाज़ गुल साहब का इंटरव्यू दिया है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, और रिजिडिटी शो की है कि जी हम क्या करें, हमारे पास पाकिस्तान खुद ही लड़ रहे हैं, इनकी चीज़ें करें। और आप अभी हुकूमत तालिबान की स्टेबल नहीं हुई और आप फिर ये दोबारा से इशू खड़ा हो जाए बगराम का, और उसमें अमेरिकन फौजी से कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड चले जाएं, तो हमारी तो ओपिनियन हमारी ये होनी चाहिए जो डिप्लोमेटिकली, कि ये डिसीजन यूएस गवर्नमेंट की एडवाइजेबल नहीं है कि आप बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी फौजें निकाली हैं और तालिबान गवर्नमेंट को सारे सपोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके से ये स्टेबल हो जाए, ताकि यहाँ पर पीस आ जाए, ताकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आगे पीछे जो कई 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 ये रीजनल जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं वो रुके हुए हैं। तो उसके बाद अगर आप फिर ये फौजें चली जाती हैं, तो ये एक तो अमेरिकन को बताना पड़ेगा कि आप ये बेस किस लिए लेना चाहते हैं, क्या वजह है, कोई वजह तो बता दें किस चीज़ की, किस पे नजर रखनी है। हमें इसका कोई फायदा नहीं होना, मैं बता रहा हूँ आपको। हमने तो शुक्र किया कि यहाँ से फौजें गई, लेकिन ना, क्योंकि उसकी वजह से जो 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 हालात खराब हुए, ये अजीब व गरीब किस्म की जो ग्रुप जो हैं वो मारना शुरू हो गए, उनको मार रहे, फिर वहां से निकल के यहाँ आ रहे। तो हम तो ये दुआगो होंगे कि अमेरिकन के लिए ये हम एडवाइस देंगे डिप्लोमेटिकली कि जी ये आपकी डिसीजन एडवाइजेबल नहीं है, क्या इसकी कोई रीज़न बताई जाए, तो अगर रीज़न बताएं जिसमें क्या करना है आपने, क्योंकि उसके अलावा उसके बजाय ये जो चीज़ें हैं ये खित्ते के लिए भी, हमारे लिए भी, ठीक है, स्पेशली हमारे लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल नहीं है। ऑन दैट नोट, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं, क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सेहतो आबादी, हुकूमत पंजाब। कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं।
टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान। फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर। उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खोल देते हैं, जिनसे बदअमनी, खौफ और फसाद हमारे गली कूचों तक उतर आते हैं। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है। आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। सो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात न दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मुकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फौजी साहिबा की तरफ चलती हूँ। फौजी साहिबा, जो भी बात हो रही थी कि हमारे लिए बड़ा एक बड़ा डिफ़िकल्ट किस्म का और बड़ा, अगर देखा जाए कि हमें केयरफुली चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ एक साइड पे एक इत्तेहादी है और दूसरी साइड पे ये न्यू, मतलब अगर न्यू फॉर्म्ड या न्यू फाउंड जो है, ये हमें एक वहाँ से जो है वो अमेरिका से जो है वो मोहब्बत मिल रही है, तो हमें किस तरह जो है इसको बैलेंसिंग करनी चाहिए? डू यू थिंक विल बी सक्सेसफुल? जिस तरह कहा जाता है कि जी एक दोस्त को नाराज़ करने के लिए दूसरे को जो है वो, एक को राज़ी करने के लिए दूसरे को नाराज़ नहीं कर सकते। डू यू थिंक विल बी एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस? I think time will tell that. Yeah, it's difficult to predict, मारिया, मगर ये बात ज़रूर है कि पाकिस्तान ने अपने जो पहले अर्लियर जितना जो कुछ हमारे साथ हुआ, हमने उससे दिफाई तौर पे, सियासी तौर पे और सिफारती तौर पे चीज़ों को सीखा है। और अभी आपने देखा कि हमने ज़्यादा मेच्योरली हैंडल किया। पाकिस्तान इंडिया वाली जो हमारी जंग हुई, जिसमें बहुत ज़बरदस्त हमारे लॉयल्स हैं, वो इस बात का सबूत है कि हमारी सिफारती सतह पर कैसे क्वाइटली आपने काम किया और पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई। पाकिस्तान ईरान में जो आपने किरदार अदा किया, अभी आप देखिए OIC में जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें, इनको एक आप सिंगुलर लेंस से तो नहीं देख सकते। ये दो तीन, आपकी सियासी सोच भी है, आपकी दिफाई सोच भी है, आपकी सिफारती सोच भी है, ये मिलके एक हम आहंगी से काम कर रहे हैं तो हम आगे जा रहे हैं। बहरहाल इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि केओस की भी और अमन की भी, दोनों की एक पॉलिटिकल इकोनॉमी भी और एक इसकी मार्केट प्राइस भी है। अफगानिस्तान ने, जैसे कैनी साहब पहले फरमा रहे थे, अफगानिस्तान ने बहुत बड़ी प्राइस पे की है इस जंग की। अमेरिका के वहाँ पर डेजी कटर्स से लेकर अब तक सब कुछ वहाँ पर तबाह हो गया। फिर आपने उसका एक बनाया कि हमने जनाब एक बहुत बड़ी मगरबी जो कुव्वत है उससे आज़ादी हासिल कर ली, मगर उस आज़ादी की क्या कीमत है? वहाँ पर आप देखिए इस वक्त अफगान राइट से लेकर हर तरह की पॉवर्टी से लेकर वहाँ पर जीने के लिए सांस मुयसर नहीं। हमने उसकी पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। हमारे पोरस बॉर्डर है जिसका हम अपने बॉर्डर तो नहीं बदल सकते, वहाँ से दहशत गर्दी की लहर आई है, जो हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हुआ है। तो इसके लिए आई थिंक हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा कि हम अपने बड़ा बेर वाले एक्सपीरियंस से लर्न करें। हमने तक मई से लेकर अभी तक रीजनल पावर कंटेक्चुअलाइजेशन में एक बैलेंस अप्रोच, बैलेंस पावर बैलेंस को रखा है और एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो। और हमें बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ी इशू जो पाकिस्तान के लिए आएगा वो पाकिस्तान का एयर कॉरिडोर यूज होना होगा। तो टाइम विल टेल, बट आई एम होपफुल दैट विल हैंडल इट बेटर। We'll handle it pragmatically, let's hope so. ब्रिगेड साहब, आपकी तरफ आती हूँ। खित्ते में जो बदलती हुई सिचुएशन है उसमें आजकल ऑब्वियसली और बिलखुसूस जब से ये पैक्ट साइन हुआ है उसके बाद ज़्यादा शिद्दत से जो है ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि अक्टूबर नवंबर में ऑपरेशन सिंदूर की जो है वो एक रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है।
क्या आपको लगता है कि भारत ये जुर्रत करेगा, बेयरिंग इन माइंड कि अब चीज़ें बदल गई हैं और अगर ये जो बात की जा रही है उस पैक्ट में, एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला, तो सऊदी अरब पे इन एसेंस वो हमला करना चाहेगा इस तरह? तीन चीजें मैं आपको इस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूंगा। वो पहली तो ये है कि जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का, वो तो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने, नरेंद्र मोदी ने और सबने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। तो जारी तो वो है क्योंकि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं, और आपने देखा भी जो हमारा बनू जो फ्रंट FC बेस पे हमला हुआ, और उसके बाद इससे एक महीने में हमारे 6 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने शहादत पाई, और 30 से करीब जवान हैं जो शहीद हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि आजकल आप बॉर्डर पे खड़े हों और एक दूसरे के सामने आमने सामने लड़ें। आपको पता है अब इनडायरेक्ट अटैक्स, इनडायरेक्ट फाइट करते हो सर, ऑब्वियसली आई एम नॉट रिफरिंग टू प्रॉक्सीज, इसीलिए मैंने इब्तदाई में भी जो साथ का इवेंट था उस हवाले से मैंने जो इशारा किया, उस तरह की एक रिपीट टेलीकास्ट हो सकती है। वो तो ऑब्वियसली भारत कई दहाइयों से ये ऑपरेशन जो है चलाए हुए हैं प्रॉक्सीज के जरिए। देखिए, प्रॉक्सी नहीं है, ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। प्रॉक्सी तो वो होती है जो रिमोट कंट्रोल होती है। ये मिलिटेंट ग्रुप्स तो अपने ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इनके पास फंडिंग भी है, इनके पास पैसा भी है, रॉ, मुसैद और CIA मिलकर इनको फंड करते हैं। तो ये तो एक लड़ रहे हैं यहाँ पे। ये प्रॉक्सी से आगे 2 कदम आगे बढ़ के चीजें हैं, और इनमें से बहुत सारे जो आपको पता है कि पेरोल के ऊपर है। एक तो ये चीज है, वो जारी है। दूसरी चीज जो अभी जो आपने चूंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो जब इंडियन आर्मी को मैं पढ़ता हूँ, इंडियन एयरफोर्स के बारे में पढ़ता हूँ, तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स पे बहुत बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो की जा रही है। जैसे इंडियन आर्मी जो रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, वो उसमें अपनी इन्फेंट्री बटालियंस को, अपनी आर्मर्ड बटालियंस को रीस्ट्रक्चर करके उनके साथ एडिशनल कंपोनेंट्स हैं जो सर्वेलेंस के हिसाब से भी हैं, जो डायरेक्ट अटैक के हिसाब से भी जो हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के भी हिसाब से हैं। वो अब स्टडी तकरीबन कंप्लीट हो गई है, और उसकी अभी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आजकल जारी है। और उस सिलसिले में इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ ने बहुत सारी फॉर्मेशंस का, जो अपने वेस्टर्न कमांड के अंदर जो फॉर्मेशंस आती हैं और नदर्न कमांड के अंदर फॉर्मेशंस आती हैं, नदर्न कमांड कश्मीर में डिप्लॉयड है, वेस्टर्न कमांड आपको पता है उसके ऊपर है पंजाब, और ऊपर जब अब जाते हैं उनका दौरा किया है, और वो जो उन्होंने रीआर्मामेंट्स की जो स्टेप्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो अभी जो एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ है, उसके अंदर एक जो क्लॉज जो आप रेफर कर रही हैं कि जी एक पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर किया जाएगा, उसको जो इंडिया के अंदर जो बहुत सारे एनालिस्ट हैं, खास तौर पे वो लोग जो फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, जिस तरह वहाँ पे उनके एक एम्बेसडर एक साहब हैं जो 2 दफ़ा एम्बेसडर रहे हैं सऊदी अरब में, और UAE में भी एम्बेसडर रहे हैं, तलमीज़ अहमद नाम है उनका। उनका एक इंटरव्यू चल रहा था करण थापर के साथ, जिसमें वो कह रहे थे, और बहुत सारे उन्होंने भी कहा कि ये जो क्लॉज है ये जेनरिक इन नेचर है, ये एक स्टेटमेंट है। इंडिया के और सऊदी अरब के बहुत क्लोज जो हैं वो अपना ट्रेड ताल्लुकात हैं, हम उनको एनर्जी और सिक्योरिटी कॉरिडोर और बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं, और इंडिया और उनका कोई 40-50 बिलियन का जो है ट्रेड पैक्ट जो है वो चल रहा है। तो उनका ये ख्याल है कि ये चीजें जो हैं ये सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे आएंगी। अभी क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, इसकी क्लॉजेस किसी को भी नहीं पता कि क्या साइबर अटैक, क्या प्रॉक्सी अटैक, क्या जो है इनडायरेक्ट मेथड जो है, और वो जो क्या वो भी उस चीज के अंदर आएंगी, उस क्लॉज के, या स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से आप जब वेपन फायर करेंगे क्या वो भी उसके अंदर आएगा? तो वो तो अभी तक उसके कॉन्टूर्स क्लियर नहीं है। हाँ, एक चीज है कि पाकिस्तान ने चूंकि एक चीज पहले प्रूफ कर दी है जो मिलिट्री माइट के हिसाब से है, तो पाकिस्तान रीजनली भी और ग्लोबली भी उसको एक पावर के तौर पे देखा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि इन चीजों को देखते हुए इंडिया अटेम्प्ट तो करने की कोशिश करेगा, लेकिन जो चीजें आप एक ऑल आउट वॉर के कॉन्टेक्स्ट में देखती हैं, या एक बॉर्डर के ऊपर जो असॉल्ट की सूरत में देखती हैं, वो मुझे उसकी पॉसिबिलिटी इस बदलते सिनेरियो में, जब हम ये भी कह रहे हैं कि पावर सेंटर्स तब्दील हो गए हैं और यूनिलैटरल की जगह मल्टीलैटरल, तो वो आपको नजर नहीं आ रहा उस तरह। ठीक, तो ये नजर मैं टेकिंग एडवांटेज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ फॉर्मर डिप्लोमेट, अभी जो ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे शायद साहब, क्या आप समझते हैं कि दिस इज जेनेरिक इन नेचर? हाउ डू यू रीड दिस? मेरी ओपिनियन ये है जी कि ये जो पोस्ट पहलगाम में
जो 4 दिन की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, इट्स वेरी डेंजरस। वो जो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज के आपस में ये सेकंड टाइम हुआ है। तो ये कोई जितने भी ये बड़े मुल्क हैं वो समझते हैं कि ये दोनों ममालिक जो है इररिस्पॉन्सिबल स्टेट्स हैं कि जी ये, लेकिन हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की। हमने तो जब ये हुआ पहलगाम को, तो हमने पहले ही कह दिया थी, इसकी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा इंक्वायरी करवाएं इनकी, और हमने कंडेम किया जो कुछ हुआ। ये हमारी ये इससे क्या हुआ, जो बाद में इंडिया इन जनरल और प्राइम मिनिस्टर मोदी इन पर्टिकुलर ने दोनों की इमेज डैमेज हुई। मैं समझता हूं कि, और अभी आप देख लीजिएगा जब इलेक्शंस होनी है, नजदीक इलेक्शंस के, मोदी साहब अपनी पार्टी के कैंडिडेट नहीं होंगे, मैं आज आपको बता दूं। उनके वो ऐसे डैमेज इमेज वाले को आगे नहीं रखेंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन अफवाज, पहले भी उनके कमांडर्स ने पाकिस्तान इंडियन अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कहा था कि जी कोई जरूरत नहीं अटैक करने की, आपके पास प्रूफ ही नहीं है। अब वो क्यों आएंगे दोबारा? मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने अब ये इस किस्म की हरकत करनी है। दूसरा, ये जो एक प्रेशर बन जाएगा, ये जो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो 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 पैक्ट हुआ है, उससे ये एक, क्योंकि सऊदी अरेबिया के इंडिया के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और ताल्लुकात उनके बड़े करीबी हैं। अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट, ये एक प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर कि वो एक ऐसे मुल्क जिसके साथ उसके भी ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन डिफेंस जो है वो तो क्वांटम जंप है ना। डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान सऊदी अरब की क्वांटम जंप है। मेरे नहीं ख्याल कि इंडिया इस किस्म की कोई ऐसी हरकत करेगा जिसके अंदर उसके पास कोई प्रूफ ना हो और वो कहे जी मैं हमला करना चाहता हूँ। सेकेंड टाइम ऐसी हो नहीं सकता, मेरी अपनी ओपिनियन है ये। इट वुड नॉट बी वाइज ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन लीडरशिप और द इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेज जो वो इस किस्म की हरकत करें। फौजी साहिबा, क्या आप समझती हैं जिस तरह अभी शाहिद साहब कह रहे हैं दिस विल सर्व एज अ डिटरेंट, या फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि अगर अटैक करता है तो सऊदी अरब पे अटैक होगा, या आर वी ओवर एक्सपेक्टिंग? मेरे ख्याल में इट्स इन बिटवीन। थोड़ा सा हम ओवर रिएक्ट भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट में मेरे दोनों बहुत सीनियर कॉलीग्स हैं, मैं कहूँगी शायद हम थोड़ा सा ओवर रिएक्ट भी कर रहे हैं। नंबर वन, एक तो ये अप्रिशिएट किया जाना डेफिनेटली ज़रूरी है, मगर क्या ये आउट ऑफ द ब्लू हो गया? ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं हुआ। हमारा 1960 से एक डिफेंस अग्रीमेंट मौजूद था सऊदीया के साथ, और सऊदी गवर्नमेंट के साथ अभी जो हुआ वो उसकी एक बाकायदा कोडिफिकेशन है। उसके जो नेटो के आर्टिकल 5 के साथ मुमासलत है, उस लैंग्वेज को लेके मुझे लग रहा है कि एट टाइम्स मीडिया पर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि वो हमला होगा। ऐसा नहीं होगा, एंड आई एम श्योरली माय लर्नड कॉलीग्स विल बेयर आउट विद मी कि ये नहीं होगा कि कश्मीर पर हम लड़ने जाएंगे तो सऊदी बूट्स वहाँ आ जाएंगे, या वो बलूचिस्तान में लड़ रहे होंगे, या हम वहाँ पर, हमारे यूनिट्स तो पहले भी डिप्लॉय रहे हैं। नंबर वन, ये एक बात है। ये इसको इस तरह में समझना होगा कि सियासी इत्तेहाद का, सियासी सोच का एक इस्तिआरा है, ना कि ये कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर है या तबले जंग है। ये डेफिनेटली इसको रीजनल मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उस कंटेक्चुअलाइज देखना भी जरूरी है। जो कतर के साथ हुआ उसमें, और एक ओवर हाइप्ड, द अदर ओवर हाइप्ड थिंग इज पाकिस्तान एटॉमिक कैपेबिलिटी। देखिए, एटॉमिक कंट्री होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और पाकिस्तान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू आउट, जब से हमने न्यूक्लियर पावर हम बने हैं, वो दिखाई है, कंप्लायंस की है, और दिखाता भी चला आ रहा है। तो ये कहना कि जब वो करेंगे तो यहाँ से क्या हम पाकिस्तान इसराइल पर बम चला देगा, कम ऑन। आई थिंक हमें इस तरह की इवन बातों को इग्नोर करना चाहिए, और ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ ममालिक के साथ है, के भी होते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारा, एंड अगेन माय कॉलीग्स विल अग्री विद मी कि वो हमारा 1954 में म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट अमेरिका के साथ था, जिसमें हम सीटों का बात बने, फिर बाद में बगदाद पैक्ट जो सेंटो में कन्वर्ट हुआ, हम उसके भी थे। तो 65 और 71 की वॉर में अमेरिका आके हमारे दरवाजे पे तो नहीं खड़ा हो गया था, हाँ जी आए चले। सो इसी तरह ये एक डेटरेंस, डेफिनेटली इट्स अ पॉलिटिकल डेटरेंस, डेफिनेटली। दूसरी बात जो है, ये भी जो बाकी कॉलीग्स ने भी कही, सऊदीज को देखिए ना, सऊदीज भी तो बैलेंस कर रहे हैं। क्या उन्होंने
पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया तो इंडिया के साथ ट्रेड या इकोनॉमिक कॉपरेशन बंद कर दिया? नहीं, उन्होंने बल्कि कहा कि वी एक्ट एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशंस। सो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इसी तरह बिहेव करती हैं कि वो अपने दिफा को भी मजबूत करती हैं, वो अपनी जो सियासी इत्तेहादी सोच जो होती है या खित्ते में हो वो उन ममालिक को भी आपस में स्ट्रेंथन करती है। और ये हमने इससे पहले ईरान सऊदीया कॉपरेशन में भी देखा, कितनी दिहाइयों का एक जो था गुस्सा वो थोड़ा ठंडा हुआ, एंड दे आर कोऑपरेटिंग, अभी ओआईसी में मौजूद थे या को भी। सो इट्स अ वेरी गुड मैसेजिंग, इट्स ओवरऑल, एंड दैट्स हाउ वी शुड बी सीइंग इट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, टचिंग अप ऑन व्हाट यू सेड, अभी थोड़ी देर पहले आपने जो कहा कि वो फॉर्मर एम्बेसडर साहब जो हैं वो कह रहे हैं जेनेरिक है इन नेचर। सो मुझे अभी बात करते करते ख्याल आया जो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट है कि अगर हमसे जो है ये एक्सपेक्ट किया गया या अगर हमसे कहा गया कि न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो प्रोवाइड करें तो हम प्रोवाइड करेंगे, सो देन हाउ इज़ इट जेनेरिक? आई मीन इफ़ हमारी तरफ से एक्सपेक्टेशन या उधर से अगर एक्सपेक्टेशन आती है तो हम इस तरह की बात हम ये सोच रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, हाउ इज़ इट जेनेरिक? मेरा ख्याल उनसे ख्वाजा साहब से पूछा जाए कि आपने इंटरनेशनल प्रोलिफरेशन ट्रीटी और इंटरनेशनल गारंटीज जो हैं न्यूक्लियर सिस्टम पे और न्यूक्लियर से वेपन्स की ट्रांसफर के ऊपर जो चीज़ें हैं, क्या वो जो रेगुलेशंस दुनिया ने इम्पोज किए हैं, क्या वो पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है या नहीं है? ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग। अब एक होती है जो आप पूरे का पूरा सिस्टम, जैसे हम कहते हैं ट्रागर, तो ये बात है तो उसमें जैसे सऊदी मिनिस्टर ने जो जवाब दिया आपके जहन में वो भी होगा, उनसे जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा जी इट कवर्स ऑल एसेंशियल एरियाज ऑफ मिलिट्री पावर, ही डिड नॉट से इंक्लूडिंग न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान ये असल में जो चीज़ देखिए, हर नेटो जो है, जैसे मैं एक चीज़ आपसे अर्ज करना चाहूँगा, नेटो एक अलायंस है, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बड़ा है कि वो पावर बैलेंस क्रिएट करती है अपनी साइकोलॉजी से। कहीं आएगी नेटो तो वहाँ पे 53 ममालिक आ जाएंगे। पाकिस्तान और इंडिया का, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, हमको उसको इजराइल के लेंस से भी देखना चाहिए कि इजराइल ने हमेशा फायदा उठाया है अरब ममालिक के दरमियान जो डिफरेंसेस थे और जो वो एक पॉइंट पे नहीं डिवाइड एंड आते रूल, जिसको इजराइल एक्सप्लॉइट करता था और वो चीजें जो साथ करती थी। तो सऊदी अरब एक बहुत बड़ी पावर है मिडल ईस्ट की, और ये जो चीज अभी हुई है ये उन तमाम अरब स्टेट्स के दरमियान डिफरेंसेस को खत्म करेगी। दे विल बी जॉइंड ऑन वन प्लेटफॉर्म। यही बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा इजराइल के लिए कि हाउ टू काउंटर दैट। उसके लेंस से भी देखिए, ये जो कहना कि जी मुझे तो इसका, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इसका लॉजिक कुछ समझ नहीं आया कि I'm sorry, I'll have to interject है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के हवाले से अगर इस पूरे हफ्ते को एनालाइज करें तो इट्स बिन अ पॉजिटिव वीक फॉर पाकिस्तान, बहुत सारे हमारे गेन्स रहे हैं, लेकिन जैसे मेहमानों ने कहा एंड में यही कहेंगे कि वी प्लेड आवर कार्ड्स रियली वेल। हमें प्रैग्मेटिकली ये सिचुएशन को, जो एवॉल्विंग सिचुएशन, खा वो बगराम का इशू हो या दूसरे इशूज़ हों, उनको प्रैग्मेटिकली डील करना है और अपना इंटरेस्ट पहले सेफ गार्ड करके डील करना है। फौजी साहिबा, ब्रिगेडियर साहब और शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।